दिख रहा है ना? स्टार्ट कीजिए। ओके। जो अपना भूगोल का जो भारत और ब्राजील का जो नागरीकरण है और उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। भारत में जो नागरीकरण बढ़ रहा है, जहाँ पे कुल जनसंख्या है उसका कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इसमें वहाँ का नागरिकता का स्तर निश्चित किया जाता है। तो हमारे भारत में बड़े-बड़े शहर बसे हुए हैं, तो उद्योग धंधा, कारखानदारी, इसकी वजह से जो नागरीकरण बढ़ते जा रहा है, तो जहाँ जिस शहर में ज़्यादा नागरीकरण रहता है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पे वो बड़ा शहर दिखाई देता है। और जि जितनी कुल संख्या है, उसमें कितना हिस्सा उस शहर में रहता है, उसके ऊपर वो शहर का कितना नागरीकरण बढ़ गया है, तो इसके ऊपर से नागरीकरण का जो भी है स्लैब निश्चित किया जाता है। उसमें जो नागरीकरण की प्रवृत्ति दिया है, नागरीकरण की प्रवृत्ति के अंतर्गत एक ग्राफ दिया है, जो हमारे भारत देश का नागरीकरण की प्रवृत्ति का ग्राफ है। उसमें 1961 से लेकर 2011 तक का ग्राफ दिया है। भारत में, हमारे देश में जो नागरीकरण की बढ़ोतरी हुई है 1961 से लेके 2011 तक का दिया है। तो एक बाजू में नागरीकरण का 0 से लेकर 35% तक ये परसेंटेज दिया है, और नीचे लेवल पे जो आड़ी लाइन है 1961 से लेकर 2011 तक का दिया है। तो 1961 में 18.0 था, 1971 में 18.2 था, 1981 में 23.3 था, 1991 में 25.7 था, 2001 में 27.8 और 2011 में 31.2 था। तो इसी प्रकार की नागरीकरण की बढ़ोतरी दी गई है। अभी देखेंगे 1961 से लेकर 1971 तक उसमें 10 साल के गैप में खाली 0.2% की बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद 71 से लेकर 1981 तक 18.2 से लेकर 23.3 तक इतनी एकदम फास्ट बढ़ोतरी नागरीकरण की हो गई है। और 2091 में 25.7, 2001 में 27.8, 2011 में 31.2। इसमें सबसे ज्यादा जो नागरीकरण बढ़ गया है 1971 से लेके 1981 के बीच में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है नागरीकरण की। तो नीचे जब ग्राफ का हम निरीक्षण करेंगे तो 1961 में 18.0 नागरीकरण था। अभी इसमें 1971 से लेकर 1981 में कितना नागरीकरण बढ़ गया, तो 18.2 से लेकर 23.3 तक नागरीकरण बढ़ गया है। सबसे कम कहाँ पे हुआ है नागरीकरण? 1961 से लेकर 1971 में कम हुआ है। जब भी हम एग्जाम में ग्राफ पूछेंगे तो एक टेबल दे देंगे और टेबल में वो अंक दे देंगे, और उसी हिसाब से हमें इस प्रकार का हम ग्राफ बना सकते हैं, और नीचे ग्राफ के ऊपर से नीचे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद जो हम रेखालेख तैयार करते हैं, रेखालेख के माध्यम से जो नागरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो इस नागरीकरण की प्रवृत्ति को देख के हम इस प्रकार का हम निष्कर्ष लगा सकते हैं। तो जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, बड़े-बड़े हाईवे है, और कई प्रकार के उद्योग धंधे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इस प्रकार का आपको कंस्ट्रक्शन उसी में दिख रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार का निष्कर्ष निकल जाता है कि भारत में बार-बार बढ़ोतरी होती जा रही है। उसके बाद
भारत में जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, तो भारत में जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, इसमें 2011 में 31.2% इतना कम हुआ है। मतलब अदर देशों के तुलना में हमारे देश में 2011 में उससे उतना ज़्यादा नागरिकरण नहीं हुआ है। तो बाकी देशों में इससे ज़्यादा नागरिकरण हुआ है। फिर भी हमारे देश में हमारे देश का जो विस्तार है, नए-नए शहरों का जो उदय है, इसमें से यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की उत्तर दिशा की से ज़्यादा हमारा जो साउथ इंडियन भाग है, ये देश का भारत देश का जो दक्षिण हिस्सा है, उसमें ज़्यादा नागरिकरण हुआ है। उसका एक रीज़न रहता है कि जो हमारे देश का जो तटवर्ती क्षेत्र है, बाहरी देशों से आने वाले लोग सागरीय किनारों से, सागरीय भाग से आने वाले हैं, तो इससे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में शहरों की संख्या शहरों का उदय ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे उद्योग-धंधे वहाँ पे चालू हुए हैं और इस काम की वजह से, रोज़गार की वजह से वहाँ पे दक्षिण भारत में ज़्यादा लोग आते रहते हैं। तो उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में नागरीकरण अधिक हुआ है। जो भारत में नागरीकरण जो हुआ है, वहाँ पे कौन से राज्य में ज़्यादा नागरीकरण हुआ है? तो गोवा में ज़्यादा नागरीकरण हुआ है। उसका परसेंटेज दिया है 62% इतना जनसंख्या नगरों में रहती है। तो ये गोवा राज्य का एक प्रकार का पिक्चर दिया है, किस प्रकार से नागरीकरण हुआ है और जो भी मेन पॉइंट्स जगह के पिक्चर उसमें दिया है। तो गोवा में 62% नागरीकरण हो गया है। तो दिल्ली में 80% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार का एक दिल्ली का पिक्चर शो किया है। वहाँ पे बड़े-बड़े बिल्डिंग है, बड़े-बड़े टावर है और लाल किला है। तो पर्यटन स्थल वहाँ पे ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग वहाँ पे देखने आते हैं। उसके बाद तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य का भी यहाँ पे पिक्चर दिया है। ज़्यादा बस्ती दिखाई देती है, बिल्डिंगें दिखाई देती है, कुछ पर्यटन स्थल है और जो भी है नृत्य प्रकार तमिलनाडु का जो भी है, कई प्रकार के रोज़गार वहाँ पे मिलते हैं। रोज़गार के वास्ते लोग आते-जाते हैं। ट्रेन की सुविधा, तो तमिलनाडु का भी नागरीकरण ज़्यादा दिखाई देता है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो भी नागरीकरण है, विशेष उल्लेख बात करेंगे तो बम्बई। बम्बई का तो नागरीकरण सबसे ज़्यादा है। तो देश में सबसे ज़्यादा नागरीकरण में बम्बई शहर की गिनती की जाती है और ये तटवर्ती क्षेत्रों में बसा हुआ बम्बई महानगर है। गुजरात राज्य में नागरीकरण ज़्यादा दिखाई देता है। इसका भी ये पिक्चर दिखाई देता है आपको। केरल राज्य में ये दक्षिण हिस्सा है। अपने देश का दक्षिण भाग में केरल राज्य बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग वहाँ पे एजुकेशनल पूरा डेवलपमेंट इस राज्य में हुआ है। साक्षरता का प्रमाण सबसे ज़्यादा इस राज्य में है। 72% से ऊपर साक्षरता का प्रमाण है। एजुकेशन फील्ड बहुत सारे वहाँ पे दिखाई देते हैं। पर्यटन स्थल बहुत सारे दिखाई देते हैं। इसकी वजह से भी केरल राज्य का नागरीकरण हो गया है। मतलब केरल राज्य हो, गुजरात राज्य, तमिलनाडु राज्य, बम्बई शहर, महाराष्ट्र, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे राज्यों में रोज़गार की वजह से, कारखानदारी की वजह से, पर्यटन स्थल की वजह से नागरीकरण बढ़ते जा रहा है। अभी भारत में जो नागरीकरण कम हुआ है, इसमें कौन-सा राज्य पीछे है? हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, बिहार है और राजस्थान है।
हिमाचल प्रदेश ये बर्फीला प्रदेश है, जम्मू कश्मीर बर्फीला प्रदेश है, उत्तराखंड वहाँ पे कम रोजगार, कम कारखानदारी, कम उद्योग धंधे है, बिहार में भी कम उद्योग धंधे है, राजस्थान में पर्यटन स्थल ज़्यादा है, पर रेती वाला प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादा रोजगार अवेलेबल नहीं होते उतने, फैक्ट्रीज कम है, कारखानदारी कम है, तो मतलब अपना पूरा जो भारत देश का जो नक्शा है, उसी में उत्तर का बाजू जो है, भारत देश का आधा भाग उत्तर दिशा का, वहाँ पे नागरिकरण का प्रमाण कम हुआ है और आधा हिस्सा दक्षिण की ओर से जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी राज्य आते हैं, वहाँ पे नागरिकरण बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई लोक बस्ती, तो देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे तो नागरिकरण ज़्यादा दिखाई देता है। तो भारत में जो उत्तर दिशा की ओर जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, इन राज्यों में नागरिकरण बहुत कम हमें दिखाई देता है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर के राज्यों का जो भी है नागरिकरण का प्रमाण देखने के बाद भी कई प्रकार का इतिहास, बहुत प्राचीन काल का जो इतिहास है, तो हमारा भारत है उप महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप वाला है और उसमें कुछ प्राचीन इतिहास के इंद्रप्रस्थ हो, दिल्ली का, मिथिला हो, वाराणसी हो, हड़प्पा संस्कृति हो, मोहनजोदड़ो संस्कृति हो, उज्जैन हो, ऐसे प्रकार के प्राचीन इतिहासकालीन कुछ अवशेष हमें दिखाई देते हैं। इससे जो बढ़ती हुई नागरिकता की जो परंपरा है, इसके वजह से भी नागरिकता की बड़ी परंपरा इस हमारे देश में दिखाई देती है। ये अभी तक का जो हुआ, ये भारत का जो बढ़ता हुआ नागरिकरण है, तो कौन से राज्य में कितना नागरिकरण बढ़ गया है और कौन से राज्य में नागरिकरण कम हुआ है। तो उसके बाद जो हमारा भारत देश है, इसका बढ़ता हुआ नागरिकरण की हमने पढ़ाई की। उसके बाद ब्राज़ील देश में हमारे देश से ज़्यादा नागरिकरण बढ़ता हुआ हमें देखेंगे। तो किस प्रकार से नागरिकरण बढ़ गया है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक टेबल दिया है, मानचित्र की सूची दिया है कि कितना परसेंटेज बढ़ गया है और केंद्र शासित प्रदेश दिया है और कुछ राज्यों के नाम दिए हैं। इसके ऊपर से हम ग्राफ बना सकते इसके ऊपर से हम ग्राफ बना सकते हैं कि एक कॉलम में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत प्रमाण दिया है और एक बाजू में राज्य कौन से है और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 0 से लेकर 20 तक का जो परसेंटेज है, वहाँ उसी में हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा ये राज्य आते हैं और 21 से लेकर 40% के बीच में मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये राज्य 21 से लेकर 40% के अंदर आते हैं और 41 से लेकर 60 के बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु और मिजोरम ये राज्य आते हैं और 61 से लेकर 80 के बीच में परसेंटेज के बीच में गोवा, पांडिचेरी, दमन, दीव दमन और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है और 81 से लेकर 100 तक के परसेंटेज के अंदर चंडीगढ़ और दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इस प्रकार का मानचित्र की सूची बनाई गई है। अभी जो ऊपर का जो टेबल दिया है, ऊपर जो तालिका दी गई है मानचित्र की, उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे एक अपने भारत देश का नक्शा दिया है और वहाँ पे अलग-अलग शेडिंग से दर्शाया गया है। अलग-अलग प्रकार का शेडिंग दिया है। जब हमें इस प्रकार का जब हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का या ऐसी सूची दे देंगे
और अपने इंडिया के नक्शा में 0 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 60 तक, 61 से लेकर 80 तक, 81 से लेकर 100 तक का जो भी प्रमाण है, इसको ऐसा नक्शे के नीचे जो खाली जगह दिखाई थी वहाँ पे हम सूची बना के और 0 से लेकर 20% जो नागरिकरण लोक संख्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको कौन सा कलर देना है ये हमें तय करना है और अलग-अलग शेडिंग बना के ऐसा हम नक्शा भर सकते हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश मतलब हम पूरा नक्शा हम अलग-अलग कलर से लेके अलग-अलग शेडिंग लगा के पेंसिल से हमें करना है, कोई कलर का यूज़ करना नहीं है। पेंसिल से हम डॉट डॉट लगा के, टिम्ब लगा के, डैश डैश लगा के कुछ ऐसा हम शेडिंग बना के पूरा नक्शा हम भर सकते हैं। तो ये हमें कला अवगत होनी चाहिए। उसको थोड़ा गौर से देखेंगे, किस तरह से भरा है और किताब में भी हमें दिया है, हर एक राज्य उसी जगह फिक्स होना चाहिए और थोड़ी-सी तो मिस्टेक हो गई तो हमारा मार्क्स उसी में कट हो जाता है और शेडिंग बराबर करना है पेंसिल से, पेन का यूज़ करना नहीं, खाली पेंसिल का यूज़ करना है। उसके बाद जो ये हुआ भारत के नक्शे में किस प्रकार से हम नागरीय लोक संख्या, जनसंख्या दिखा सकते हैं, शेडिंग करके, ये हम देखें। उसके बाद जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील की जो जनसंख्या है, वो 1960 से लेकर 2010 तक ये है। मतलब हमारा भारत देश और ब्राज़ील देश इसमें तुलना करेंगे तो हमारा देश बहुत पीछे है ऐसा लगेगा। यहाँ पे ग्राफ दिया है। ग्राफ में दिया है 1960 से लेकर 2010 तक। एकदम फास्ट नागरीकरण हुआ है। एकदम फास्ट मतलब जो लाइन दी है 1960 से लेकर 2010 तक का एकदम खड़ा लाइन आपको दिखाई देता है और हमारा जो पीछे वाला जो हमारा इंडिया का जो ग्राफ दिखाई दिया वो समतल प्रमाण में आगे-आगे चलता हुआ हमें दिखाई दिया और यहाँ पे एकदम फास्ट दिखाई देता है। लेफ्ट बाजू में 0 से लेकर 100 तक का परसेंटेज प्रमाण दिया है और नीचे आड़ी लाइन में 1960 से लेकर 2010 का ईयर दिया है। जब हम ग्राफ बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्राफ वाला, तो ग्राफ बनाते समय बराबर प्रमाण लेना है। 1 सेंटीमीटर पर 10 का, 1 सेंटीमीटर पर 5 का, जो भी है बराबर प्रमाण हमें तय करना है और परसेंटेज का चिन्ह लगाना है और कौन से विषय का ग्राफ है, वो विषय उसमें लिखना है और लेफ्ट बाजू में जो खड़ा लाइन है, जो 10 से लेकर 100 तक का जो अंक दिया है, उसमें परसेंटेज जो भी है विषय बराबर लिखना है, तो ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 1960 में 45 तक ये नागरीकरण बढ़ गया है। 1970 में 60, 55, 57, 58 तक बढ़ गया है। 1980 में मतलब 65, 68 तक, 67 तक बढ़ गया है। 1990 में 75 तक नागरीकरण बढ़ गया है। 2000 में 82 तक नागरीकरण बढ़ गया है। 2010 में 85 तक नागरीकरण बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है। इस प्रकार का हम ग्राफ निकाल सकते हैं। तो हमें ये अवगत करना पड़ेगा कि हमें कौन-सा पॉइंट अवगत करना पड़ेगा, ग्राफ कैसे तैयार करना है। थोड़ा-सा ग्राफ के ऊपर गौर से देखेंगे, किस-किस प्रकार की रचना की है, मांडनी की है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी और नक्शा कैसा भरना है। अपना इंडिया का मैंने नक्शा दिखाया, हर जगह पे फिक्स वो महाराष्ट्र किधर है, दिल्ली किधर है, उत्तर प्रदेश किधर है, बिहार किधर है, वो भी बराबर उसमें भरना है। तो यहाँ पे ये अपने हाथ की मार्क्स है, वो मिस नहीं होना चाहिए।
उसके बाद जो ब्राजील देश है वहाँ पे जो जनसंख्या परसेंटेज में दिए है उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि इसमें डिस्टेंस कितना रखा है। ये जो दिया है, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड की जो खड़ी लाइन है वहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, इसमें 10 का डिस्टेंस दिया है। अपने हिसाब से वो डिस्टेंस रख सकते हैं। 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, मतलब 5 का डिस्टेंस लेके हम अंक लिख सकते हैं, या 10 का डिस्टेंस लेके भी हम अंक लिख सकते हैं। अभी जो नागरिकरण बढ़ गया है, इसका नागरिकरण कहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है? 1960 से लेकर 1970 में ज्यादा नागरिकरण बढ़ गया है। नागरिकरण की गति अधिक दिखाई देती है 1960 से लेकर 1970 के बीच में। उसके बाद 1970 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010 तक थोड़ा सा समतल प्रमाण में उसी कोण में बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। पर अधिक उल्लेख से बात करेंगे तो 1960 से लेकर 1970 में ज्यादा नागरिकरण आपको दिखाई देगा। अभी जो नागरिकरण है ब्राजील का नागरिकरण, उसका जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, जो विकसनशील देश है, तो विकसनशील देशों में ब्राजील में सर्वाधिक नागरिकरण बढ़ गया है। एकदम नागरिकरण बढ़ने की प्रक्रिया एकदम फास्ट है। 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहते हैं ब्राजील देश में, और 1960 से लेकर 2000 तक में जो 4 दशक है, 4 दशकों में जो नागरिकरण की गति है अधिक दिखाई देती है। और उसके बाद थोड़ा सा उसका जो ग्राफ है, उसकी ग्राफ की गति कम दिखाई देती है। कहाँ पे कम दिखाई देती है? और एक बार हम ग्राफ देखेंगे। 1960 से लेकर 2000 तक एकदम फास्ट दिखाई दिया है, और 2000 से लेकर 2010 में उसका प्रमाण थोड़ा सा लाइन नीचे आया है। मतलब 2000 से लेकर 2010 में नागरिकरण की गति धीमी है, और 1960 से लेकर 2000 में एकदम फास्ट हमें नागरिकरण बढ़ता हुआ उसका ग्राफ दिखाई देता है। जो भी ब्राजील में नागरिकरण है उसमें दक्षिण पूर्व दिशा, उसमें जगह का नाम दिया है साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश। साओ पाउलो महानगर में ज्यादा नागरिकरण बढ़ गया है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण का पट्टा ज्यादा दिखाई देता है। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे रोजगार के वास्ते लोग आते रहने के लिए रोजगार करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बढ़ती हुई बस्ती भी वहाँ पे ज्यादा है। उसका एक यहाँ पे इमेज दिया है, पिक्चर दिया है साओ पाउलो महानगर का, किस तरह की झोपड़पट्टी, किस तरह की बिल्डिंग, ये टावर बढ़ गई है, और ये तटवर्ती क्षेत्र दिखाई दे रहा है समुद्र किनारे का। उसके बाद पराना राज्य दिया है। पराना राज्य में ये प्रकार की लोक बस्ती दी है, किस प्रकार की जनसंख्या बढ़ गई है, नागरिकरण किस प्रकार का बढ़ गया है, एक पिक्चर दिया है पराना राज्य का। सांता कटरीना राज्य है, ये पूरा एक बाजू जंगल का एरिया है और दूसरी बाजू पानी का एरिया है, भाग है। ये अमेज़न नदी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है उसमें। मतलब ब्राजील देश में मुख्य प्रवाह नदी कौन सी रहेगी? अमेज़न नदी है। रियो डी जेनेरो राज्य है, ये भी बहुत विकसनशील, बहुत डेवलपमेंट हुआ राज्य है रियो डी जेनेरो राज्य। ऐसे प्रकार के पिक्चर के माध्यम से ब्राजील राज्य का जो दक्षिण भाग है और दक्षिण का पूर्व हिस्सा है, वहाँ पे नागरिकरण की वृद्धि सर्वाधिक हो गई है। और
और इसका केंद्रीकरण नागरीकरण का ज्यादा हुआ है। चुनिंदा भागों में जो चुनिंदा नाम का एक जगह दिया है, नागरीकरण का शहर का नाम दिया है, वहां पे नागरीकरण कम हुआ है। यहाँ पे नागरीकरण का विकेंद्रीकरण हुआ है। वहाँ पे जंगल का एरिया ज्यादा दिखाई देता है। बहुत मतलब हट के ये थोड़ा दूर का भाग है इस यहाँ पे। असमानता वहाँ पे दिखाई देती है। एक जगह पे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ जनसंख्या दिखाई नहीं देती है। विकेंद्रीकरण वहाँ पे चुनिंदा भाग में दिखाई देती है। अभी ये सब हर एक राज्य का देखने के बाद ये प्रकार का एक मानचित्र दिया है। इस प्रकार का मानचित्र है ब्राजील देश का। और इस नक्शे में अलग-अलग प्रकार का कलर का शेडिंग दिया है। और जो शेडिंग नीचे बॉक्स की है, सूची दिया है इस प्रकार का। तो बोर्ड एग्जाम में जब हम इस प्रकार का नक्शा आएंगे तो सूची निकालना भूलना नहीं है। सूची ही कंपलसरी होनी चाहिए। सूची के लिए 2 मार्क्स रहते हैं। सूची के ऊपर सब नक्शा का डिपेंड रहता है। नक्शा में क्या दिया है, कैसे दर्शाया है, ये सूची के ऊपर डिपेंड है। और जहाँ जगह पे नाम देना है वही जगह पे फिक्स, वही जगह पे वही नाम देना है। एक भी गलती हो गई तो अपना आधा 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो सूची परफेक्ट होनी चाहिए। सूची में क्या दर्शाया है वही दर्शाया हुआ सूची का अंदर नक्शा में हमें दिखाना पड़ेगा। वो 91 से लेकर 100 तक, 81 से लेकर मतलब नीचे से लेकर ऊपर है ना, 51 से लेकर 60 तक, 61 से लेकर 70 तक, 71 से लेकर 80 तक, 81 से लेकर 90 तक, 91 से लेकर 100 तक, ऐसा अलग-अलग कलर शेडिंग दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नाम पढ़ के दिखाता हूँ। अमेजोनास, मैनोस, रोआइमा, रोंडोनिया, माटो ग्रासो डो सुल, साओ पाउलो, पराना, सांता कटरीना, रियो ग्रांडे डो सुल, मिनास जेराइस, रियो डी जेनेरो, एस्पिरिटो सांतो, बहिया, ब्रासिलिया, गोइयास, टोकैंटीज, पियाउई, मारानो, सियारा, रियो ग्रांडे, पराइबा, डीम नार्टे, इस प्रकार की अलागवास, इस प्रकार के राज्य के नाम दिए हैं। और इस देश पर के बाजू से अमेज़न नदी चली गई है। ऊपर एक दिखाई देता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस देश पे अमेज़न नदी का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रकार का अपना ब्राजील देश का नक्शा है। अभी जो ब्राजील देश का नक्शा है उसी में जो नागरिक जनसंख्या है उसको कौन से राज्य में ज्यादा नागरीकरण हुआ है। तो फेमस राज्य है साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो। इन 2 राज्यों में ज्यादा नागरीकरण बढ़ गया है। अभी साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो नक्शा में किधर है हम देखेंगे। साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर तटवर्ती क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सागरी मार्ग से हम आ सकते हैं, जहाज आता है, कुछ हम प्रोडक्ट्स दूर की देशों में से लेके आते हैं। मतलब यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्रों में ज्यादा सुविधा मिलती है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। और किस राज्यों में नागरीकरण कम हुआ है? पारा, मरानो, पियाऊ, इन राज्यों में नागरीकरण कम हुआ है। पारा, मरानो, पियाऊ किधर है वो नक्शा में आपको दिखाई देगा। अभी जो मानचित्र है, मानचित्र में जो भौगोलिक स्पष्टीकरण किया है, यहाँ पे मानचित्र से मित्रता भौगोलिक स्पष्टीकरण है। मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राजील के नागरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है। तो हमारे महाराष्ट्र में जो बम्बई शहर है वो तटवर्ती क्षेत्रों में बसा हुआ है। बाहर से माल लेके आते हैं जहाज के माध्यम से, रास्तों से। ये सब यातायात के साधन बहुत सारे अवेलेबल हैं। और उत्तरी की ओर में ब्राजील देश में जो साओ पाउलो, गोइयास, रियो डी जेनेरो, इसमें नागरिक जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। ब्राजील अशोक सर माइक बंद हुआ, चालू कीजिए। माइक चालू कीजिए सर।
अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर, तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश एवं अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या कम होने से कारण नागरीकरण भी कम हुआ है। जंगलीय प्रदेश ज्यादा है अमेजन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में, और इसी प्रदेश में मैनोस नामक बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। जैसे हम बम्बई को भी बंदरगाह हम समझ सकते हैं, कई स्पॉट तटवर्ती क्षेत्रों में महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से अमेजन नदी के अमेजन नदी जहाँ आके मिलती है वहाँ पे उसको कई नदियाँ आके मिलती है, यहाँ पे नागरीकरण अधिक हुआ है। तो इसी प्रकार से हम ब्राजील का और भारत देश की हम इस प्रकार से तुलना की है, तो भारत देश से ज़्यादा ब्राजील देश में ज़्यादा नागरीकरण हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और थोड़ा हम रिपीट अगेन करेंगे थोड़ा ब्राजील देश के नक्शे के बारे में। इस प्रकार का शेडिंग किया है। ऊपर उत्तर अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिण अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार का सूची बनाया है, और सूची बनाने के लिए भूलना नहीं है, सूची बनाना जरूरी है। और पेंसिल से शेडिंग करना है, कलर शेडिंग कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का नक्शा हम बना सकते हैं। ये प्रकार की हमें कला अवगत करनी पड़ेगी, उसकी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमारे हाथ की मार्स है। और नक्शा भरना है, और कभी-कभी उसके नीचे क्वेश्चन में देते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 या 3 क्वेश्चन दे देंगे, और उसका आंसर नक्शे में देख के वो देना है आंसर। मतलब 2 मार्क क्वेश्चन में दे सकते हैं, वो भी मार्क्स प्राप्त करना है, उसको मिस नहीं करना है, उसको बराबर सॉल्व करना है। इसके बाद ये प्रकार का ग्राफ है। तो ब्राजील और भारत का जो नागरीकरण का स्पष्टीकरण है, उसमें हमें 2 ही पॉइंट्स है, एक ग्राफ तैयार करना है और एक नक्शा भरना है। तो मैंने अभी ब्राजील का नक्शा किस प्रकार से भरा है उसका आपको पिक्चर दिखाया, इमेज दिखाया। अभी ब्राजील का जो ग्राफ है इसी प्रकार हम बना सकते हैं। कभी-कभी ईयर चेंज करके देते हैं, और परसेंटेज भी चेंज करके, आंकड़ेवारी अंक चेंज करके देते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा फिक्स रखना है कि किस प्रकार से ये ग्राफ बनाया है, और कुछ अंक चेंज किए, ईयर चेंज किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमें एक फिक्स ऐसा एक ढांचा हमारे दिमाग में बना के रखना है कि इस प्रकार का हम ग्राफ बना सकते हैं। ये प्रमाण देना है कंपल्सरी, उसको भी मार्क्स रहता है। और किस नाम का ग्राफ बनाया है वो नाम भी उसका मेंशन करना पड़ता है। और राइट लेफ्ट बाजू में खड़ी लाइन दिया है 10 से लेकर 100 तक, और आड़ी लाइन नीचे दिया है 1960 से लेकर 2010 तक का ईयर दिया है। वो भी गैप गैप कितना प्रमाण करके उसको लिखना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सिस्टमेटिकली उसको बना के तैयार करना पड़ेगा। हमें इस प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में भारत का नक्शा, ब्राजील का नक्शा, भारत का ग्राफ और ब्राजील का ग्राफ, ये 2 पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रकार का भारत का नक्शा है। कई बच्चे जब राज्य हम दिखाते हैं नक्शे में तो भूल जाते हैं, महाराष्ट्र किधर, मध्य प्रदेश किधर, तेलंगाना किधर, आंध्र प्रदेश किधर, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है ना राज्य, ये परफेक्ट करना है। दिल्ली किधर दिखाना है, ये सही जगह पे उसको बिठाना है, सही जगह पे उसको लिखना है। एक भी राज्य का जगह गलत हुआ तो हमारा मार्क कट हो जाएगा। किसी एक राज्य को शेडिंग करना भूल गए तो चलेगा, कुछ इतना ये नहीं है। पर लेकिन राज्य जब हम दिखाते, राजस्थान की
भाग में ही दिखाना है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जगह पे दिखाना है। सिक्किम कहाँ पे दिखा है देखो, वही जगह पे उसको एरो करके दिखाना है। बाहरी बाजू में सिक्किम लिखा सकते हैं, बाकी राज्य उसके अंदर हिस्से में बहुत जगह है, वहां पे हम लिख सकते हैं। मतलब इंडिया के जितने राज्य है 26 जो भी राज्य है अभी जो बढ़ गया है, और केंद्र शासित प्रदेश, वो सब मिला के हम वहां पे अच्छे से हम दिखाएंगे, तभी हमारा नक्शा पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे प्रकार का टेबल बोर्ड एग्जाम में दे देंगे, और नक्शा का एक सप्लीमेंट मिलेगा, और उस इंडिया का नक्शा मिलेगा, और वो नक्शा में देख के ऐसे राज्य हमें दिखाना है। और ये प्रकार की नागरिक जनसंख्या प्रतिशत ये सूची बना के नीचे हिस्से में नक्शे में बना के रखना है, और हर एक राज्य हर एक जगह पे सही जगह पे उसको दिखाना है। उसके बाद 5 मिनट बाकी है सर। हाँ 5 मिनट। हाँ हाँ, अभी लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो भी ग्राफ है इंडिया का ग्राफ, एक मिनट देखता हूँ। इंडिया का ग्राफ ये नागरिकरण की प्रवृत्ति है, ये हम ग्राफ अच्छे से हमें निकालना है। कैसे निकाला है देखो पिक्चर में, वो पेज पर नागरिकरण की प्रवृत्ति दिखाई दी है 1961 से लेकर 2011 तक। यह हमें परफेक्ट जमना चाहिए, उसका प्रमाण भी हमें तय करना है। किसी का देख के हमें प्रमाण तय करना नहीं, अपने हिसाब से उसी पेज में वो प्रमाण बैठना चाहिए। हमें 0 से लेकर 5 तक लेना है या 0 से लेकर 10 तक लेना है, या हमें प्रमाण तय करना है कि 0 से लेकर लास्ट वाला ऊपर जो अंक आने वाला है वो पेज के अंदर बैठना चाहिए, और वो ग्राफ हमें सिस्टमेटिकली अच्छा दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया दिखना चाहिए। और वो 0 से लेकर 161, और वो जो खड़ी लाइन है ग्राफ में आती है वो फिक्स करना है हमें। 61 से लेकर 71, 71, 81, 81, 91, 91 से 2011, 1 से लेकर 2011 तक का ये प्रमाण। मतलब इस चैप्टर में कितना जनसंख्या बढ़ रहा है वो ग्राफ में देख के हमें आ सकता है, उसका फिगर हम लिख सकते हैं, पर लेकिन हमें नक्शा भरना बहुत जरूरी है। भारत का हो या इंडिया का हो, और ग्राफ भारत का हो या ब्राजील का हो, वो परफेक्ट हमें जमना चाहिए। तो इसी चैप्टर में 2 ही पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ बनाना और एक नक्शा भरना। ये 2 आएगा तो आपको बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा। इसमें परफेक्ट अपने हाथ के मार्क्स रहते हैं, उसको हमें हासिल करना है, उसको मिस नहीं करना है। ओके, यहाँ पे अपना जो भी है चैप्टर खत्म हुआ है। सर जी। हाँ सर, किसी को बच्चों को क्वेश्चन है तो पूछो बेटा, हाथ उठाओ, हाँ प्रश्न पूछो। हाँ, कोई